राधा कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोजल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello and welcome back to the another video of organ and we are doing case taking from नागेंद्र बाबू। सो हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी इसकी कवर अप कर ली हैं, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केस टेकिंग। केस टेकिंग इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिसीज विच इज गिवन इन द एफोरिज्म 82 to 104। इंट्रोडक्शन किया हमने, डेफिनेशन की। एक बार क्विकली डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। पहले definition of the case taking. Case taking is an artistic process of ascertaining, understanding and recording the complaints of the patient in such a way that based on the totality of the symptoms collected, the physician can manage the case and prescribe the homeopathic remedy on the basis of anamnesis and tries to cure the case. The case taking is an artistic process of ascertaining, understanding and recording the complaint of the patient in such a way that based on the totality of the patient, the physician can manage the case and prescribe the homeopathic remedy on the basis of anamnesis and tries to cure the case. Hope this would be clear. फिर हमने किया था केस टेकिंग मेथडोलॉजीज, अ डिस्कशन ऑफ इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट की व्हाट इज डिफरेंस इन केस टेकिंग ऑफ एलोपैथी एंड केस टेकिंग ऑफ होम्योपैथी, क्या डायग्नोसिस का रूल है एंड हाउ डज वी प्रिस्क्राइब रेमेडी, कौन से सिम्टम्स को कंसिडर करना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टोटलिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने कवर अप कर ली। फिर हमने देखा दूसरे वीडियो में from the aphorism 82 and 83. In aphorism 82 there is a given difference between the process of case taking in the acute and chronic disease. So 82 aphorism हमने देखा कि क्या डिफरेंस होता है acute case taking में और chronic disease की case taking में, और हैनेमन सर ने जो भी चीज़ें बताई हैं वो ज़्यादातर chronic case taking के साथ मिलती जुलती हैं। फिर ड्यूरिंग केस टेकिंग द फिजिशियन शुड बी, मतलब फिजिशियन को कैसा होना चाहिए और क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, विच इज मेंशन्ड इन द एफोरिज्म 83। 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज विच इज ऑल्सो मेंशन्ड इन एफोरिज्म 6। Then there is second point is sound senses. Then third one is correct and complete observation and facts and phenomena. Fourth one is fidelity, which is faithfulness to homeopathic principle is must. Fifth one is properly recording the facts without any omission. Omission means कोई भी गलती किए बिना। Sixth point is he must understand the patient spiritually, emotionally, mentally, physically and socially. A good physician on the first hand must be a good human being. Seventh is skillful in rapport building with the patient, so patient can share comfortably everything to the physician. बिना हिचकिचाहट के पेशेंट अपनी सारी बातें बता पाए, इसलिए फिजिशियन को रेपो बिल्डिंग पता होनी चाहिए, कंफर्ट लेवल कैसे बिल्ड करना है ये पता होना चाहिए। एंड द 8th पॉइंट इज ही मस्ट अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी इज नॉट द बेसिस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बट हेल्प्स इन ओनली अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द डिसीज। जो पैथोलॉजी है यानी कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं वो बेसिस कभी भी नहीं होता प्रिस्क्रिप्शन का, वो सिर्फ हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डिसीज। सो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड क्लिनिकल सेटअप्स, मतलब क्या क्या क्लिनिकल सेटअप के लिए आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस टेकिंग, और उसके साथ हम करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है केस टेकिंग की। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और क्लिनिकल सेटअप। Case taking is an interpersonal relationship, rapport, or an interview between the patient and the physician, which cure as the motto. With cure as the motto. तो केस टेकिंग क्या है? एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। इंटरपर्सनल यानी कि दो लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप यानी कि रेपो है ऐसा, जिसमें एक इंटरव्यू होता है काइंड ऑफ पेशेंट और फिजिशियन के बीच। पेशेंट कुछ बताता है, फिजिशियन कुछ पूछता है, पूरा इंटरव्यू टाइप ऑफ केस टेकिंग होता है। यहाँ पर एट द एंड एक गोल होता है कि पेशेंट को क्योर मिले, विथ क्योर एज अ मोटो, यानी कि एम क्या है, गोल क्या है, क्योर करना। इट इज सोशल इंटरकोर्स बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजिशियन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि सोशली फिजिशियन है वो पेशेंट की सारी बातें जानने की ट्राई करता है। हैंस देयर इज अ नेसेसिटी फॉर प्रॉपर एंड कंफर्टेबल सेटिंग फॉर द इंटरव्यू, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि एक प्रॉपर कंफर्टेबल सेटिंग हो ये पूरी इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए। द वेट room in the clinic must be adequately arranged with seating facilities and properly ventilated. जो waiting room है clinic का
वो प्रॉपर होना चाहिए, अरेंजमेंट उसकी अच्छी होनी चाहिए, सीटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पर अच्छी हवा आनी चाहिए, वरना पेशेंट अगर वेटिंग रूम पर बैठा है तो वो वहीं से चिड़चिड़ा जाएगा, वहीं से उसको गुस्सा आने लगेगा, मूड बिगड़ जाएगा और वो आपको सारी बातें नहीं बता पाएगा। सो जो वेटिंग रूम है क्लिनिक का वो एडेक्वेटली यानी कि अच्छे से अरेंज होना चाहिए विद सीटिंग फैसिलिटीज एंड प्रॉपर वेंटिलेशन यानी हवा उजास के साथ। सो द वेटिंग टाइम ऑफ द पेशेंट इन द वेटिंग रूम मस्ट बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल। फिर जो वेटिंग टाइम है पेशेंट का वो जितना हो सके उतना आपको रिड्यूस करना है ताकि पेशेंट है वो बोर ना हो जाए और जो चीज़ वो बताना चाहता है वो आधी चीज़ें भूल ना जाए। इसलिए वेटिंग टाइम आप जितना भी वेटिंग रूम में कम कर सको उतना रिड्यूस कर देना चाहिए। The longer the patient waits, the more impatient he becomes and this could spoil the entire process। मतलब जितना ज़्यादा पेशेंट को वेट करना पड़ेगा उतना ज़्यादा वो इम्पेशेंट हो जाएगा, उतनी जल्दी होगी उसको फिर घर जाने की, उसके काम याद आएंगे और ये सारी एंटायर प्रोसेस को स्पॉइल कर देगा। Healthy literature और periodicals can be provided to the patient in the waiting room। फिर हेल्दी लिटरेचर्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, अच्छे क्वोट्स हैं वो आपको लगाने हैं अपने वेटिंग रूम में, कुछ अच्छी बुक्स रखनी है वहाँ पर ताकि पेशेंट है वो एंगेज रहे वेटिंग रूम में भी, ज़्यादा कुछ सोचे नहीं और ना ही वो मूड उसका खराब हो जाए। केस टेकिंग इज़ अ क्रॉनिक डिजीज इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। केस टेकिंग है वो एक क्रॉनिक डिसीज है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हेंस कंसल्टेशन बाय अपॉइंटमेंट सिस्टम में बी इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम ऑफ द पेशेंट। और इसीलिए कि अगर क्रॉनिक केस आपके पास आने वाला है तो आप क्रॉनिक केसेस के लिए कंसल्टेशन बाय अपॉइंटमेंट रखो ताकि जितना टाइम उसमें लगने वाला है उसके लिए बाहर एक्यूट केस वाले पेशेंट को वेट ना करना पड़े, दूसरे क्रॉनिक केस वाले पेशेंट्स को वेट ना करना पड़े। तो कंसल्टेशन बाय अपॉइंटमेंट वाली सिस्टम रखो ताकि वेटिंग टाइम को आप रिड्यूस कर सको पेशेंट के लिए। As the patient enters the room, he must be welcomed with a comfortable warm visit and proper seating has to be offered। जैसे ही पेशेंट है वो फिर आपके रूम में एंटर करता है तो आपको उसको ग्रीटिंग्स के साथ कंफर्टेबली वार्म वेलकम करना है, वार्म विशेस के साथ कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कुछ है आप वार्म विशेस के साथ पेशेंट को कंफर्टेबली वेलकम करो और उसे बैठने के लिए ऑफर करो। The physician must provide calmness and privacy in the consultation room। फिर जो कंसल्टेशन रूम है वहाँ पर कोई भी शोर नहीं होना चाहिए, शांति से सारी बातें आप कर सको वैसी कामनेस होनी चाहिए। और जो प्राइवेसी है उसके लिए भी जो पेशेंट है उसको चिंता ना हो कि मेरी प्राइवेट डिटेल्स कहीं पर लीक हो जाएगी, मेरी बातें कोई सुन लेगा, तो फिर आपको उस तरीके से अरेंजमेंट रखने की प्राइवेसी है वो भी रहे कंसल्टेशन रूम में। Patient has to be assured that every detail he reveals during consultation will be kept confidential। फिर आपको पेशेंट को ये भी अश्योर करना है कि जो भी बातें आप मुझसे अभी करने वाले हो वो सारी बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कहीं पर भी ये बात जाएगी नहीं। अगर पेशेंट अपनी फैमिली के बारे में भी आपको कुछ बताता है तो उसके फैमिली मेम्बर अगर उसके साथ बाहर वेट कर रहा हो तो आपको उसको भी कुछ नहीं बताना है पेशेंट की इजाज़त के बगैर, वरना फिर पेशेंट आप पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। Arrangement of lighting must be in such a way that preferably natural light falls on the patient। अरेंजमेंट है जो लाइटिंग्स का वो भी कुछ इस तरीके से करना है कि जो नेचुरल लाइट है वो पेशेंट पे पड़े, क्योंकि कई बार स्किन डिजीज कुछ होती है तो वो नेचुरल लाइट में अच्छे से दिखेगी। सो नेचुरल लाइट है वो पेशेंट पे आए, सनलाइट है वो पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट उतना भी नहीं, मतलब नेचुरल लाइट है वो पेशेंट पे रहे, वैसे आपको अरेंजमेंट रखनी है। बिल्कुल डार्क रूम या फिर जहाँ पर बिल्कुल भी खिड़की वगैरह नहीं है और सिर्फ लाइटिंग के बेसिस पर ही आप रूम कंसल्टेशन करो, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ एयर वेंटिलेशन जो डायरेक्ट बाहर से कांटेक्ट है वो होना चाहिए रूम में, कुछ विंडो टाइप्स ऑफ। Exhibiting good bedside manners will boost up the confidence of the patient on physician। फिर आपको अगर उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो तो बेड साइड मैनर्स कुछ होती हैं, आप अगर उसका चेकअप करो तो अगर वो अच्छे से आप ध्यान दोगे तो वो पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने में हेल्पफुल होगा कि वो उसको आप पर और भरोसा आ जाएगा। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन आर बेस्ड ऑन साइकोसोमेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द केस। जो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन है वो हमेशा साइकोसोमेटिक एस्पेक्ट्स पे हम करते हैं कि क्या माइंड के सिम्टम्स हैं और कैसे वो बॉडी पे दिख रहे हैं। सो साइकोसोमेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन होता है। सो मेकिंग द पेशेंट कंफर्टेबल विल हेल्प द फिजिशियन इन असर्टेनिंग द रिलायबल सिम्टम्स इन द फ्यूचर। और जितना पेशेंट आप पर ट्रस्ट कर पाएगा उतनी ज़्यादा आपको अच्छे रिलायबल सिम्टम्स हैं वो फ्यूचर में मिल सकते हैं, क्योंकि एक बार में पेशेंट कभी भी भरोसा नहीं करेगा। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस टेकिंग। अब केस टेकिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं?
क्यों करते हैं हम केस टेकिंग और हमारा गोल क्या रहता है। सो द एम ऑफ केस टेकिंग इज टू फर्स्ट गेट द नॉलेज ऑफ द डिसीज, कि डिसीज के बारे में आप कुछ जान पाओ। बेस्ड ऑन द हैनेमन्स जनरल और द कॉमन एंड पैथोग्नोमिक सिम्टम्स द फिजिशियन डायग्नोसिस द डिसीज। द डिसीज नेम विल हेल्प इन इवेल्युएटिंग द अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम्स ऑफ द पर्सन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन जनरल मैनेजमेंट इन प्रिडिक्टिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज। देखो, केस टेकिंग का पहला एम ये है कि आपके पास डिसीज के बारे में कुछ नॉलेज हो। पेशेंट ने कुछ सिम्टम्स बताए, उसके बेसिस पर आपने डायग्नोसिस किया, और डायग्नोसिस इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो डायग्नोसिस है उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि ये तो डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग कॉमन सिम्टम्स है, यानी कि वो आपको अनकॉमन, पिक्यूलर, क्विर या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो भी सिम्टम्स बोलो उसको फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है। अब उसके अलावा क्या चीज़ें हैं कि कैसे हम सिम्टम्स को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन मतलब बताया मैंने कि अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम्स को अलग करेंगे, डायग्नोस्टिक सिम्टम्स को अलग करेंगे। डायग्नोस्टिक सिम्टम्स हैं वो इसलिए भी ज़रूरी है। फिर दूसरा है कि जनरल मैनेजमेंट के लिए, कि कुछ फूड पॉइजनिंग सपोज की पेशेंट का डायग्नोसिस है, तो आपको पता है कि अभी उसको खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, तो अब उसको सिंपल फूड खाना है, तो आप कुछ एडवाइस दे सको, उसके बेसिस पर आप प्रोग्नोसिस कर सको। अगर कोई बीमारी के बारे में आपको पता चल गया, अगर वो डेंजरियस है, तो इन फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर सको उस डिसीज की प्रोग्नोसिस को। परसीव द डायनामिक स्टेट ऑफ द पेशेंट, फिर पेशेंट का डायनामिक स्टेट कैसा है उसको आपको पहचानना है, उसको जानने की कोशिश करनी है कि वहाँ पर कोई अगर मियाज़म प्रेजेंट है तो वो चीज़ें आपको जाननी है। टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग ऑफ द पेशेंट एंड हिज रिएक्शन टू इट, फिर आपको क्या जानना है केस टेकिंग की प्रोसेस के थ्रू कि पेशेंट है वो कैसे सराउंडिंग्स में रह रहा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली पेशेंट का स्टेट कैसा है, और वो ये सारी चीज़ों से पेशेंट कैसे डील कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन सी चीज़ है जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। फोर्थ वन इज फाइंडिंग द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। अब फिर फोर्थ क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट को आपको फाइंड करना है। देखो, अब आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है केस टेकिंग के वो अगर याद रखना है तो आपकी कोई भी जर्नल्स होगी जिसमें आप कॉलेज के केस लिखते होंगे, आप अब एक फॉर्मेट सोचो, तो प्रिलिमिनरी डेटा है, फिर चीफ कंप्लेन है, फिर फिजिकल जेंटल्स है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, मेंटल सिम्टम्स है, तो ये एक फॉर्मेट है और एट द एंड आती है टोटलिटी। तो अब क्या है कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमें पेशेंट के बारे में और डिसीज के बारे में कुछ पता चले। तो पहला पॉइंट क्या है, टू गेट द नॉलेज अबाउट द डिसीज। यू कैन ऑल्सो एड टू गेट द नॉलेज अबाउट द पेशेंट। सो फिर दूसरी चीज़ है कि क्या है कि टू अंडरस्टैंड द डायनामिक स्टेट ऑफ द पेशेंट, कि हम मियाज़म समझने की कोशिश करते हैं या फिर डायनामिक स्टेट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं पेशेंट की। फिर पेशेंट के बारे में जानेंगे, उसके मेंटल सिम्टम्स जानेंगे, तो क्या कि उसकी सराउंडिंग्स कैसी है और पेशेंट उसमें कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिर हम क्या है, फाइंडिंग द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। अब टोटलिटी हमने फाइंड कर ली, फिर हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने पर क्या पता चलेगा कि नेचर ऑफ द डिसीज कैसा है। सो फाइंडिंग द नेचर ऑफ द डिसीज, वेदर द डिसीज इज इन इनक्यूरेबल कंडीशन और इन curable condition or in incurable condition, whether the disease is acute or chronic or is it simple indisposition। तो nature of the disease हमें कैसे पता चलेगा, जो भी हमने डायग्नोसिस किया उसके बेसिस पर डिसीज क्योरेबल है, इनक्यूरेबल है, ये हमें पता चल सकता है। फिर उसके बाद पेशेंट का जो फंडामेंटल कोज है, यानी कि क्रॉनिक डिसीज है या उसमें फंडामेंटल कोज है, मेंटेनिंग कोज है, या फिर कोई फॉल्स क्रॉनिक डिसीज है, एक्यूट केस है, क्रॉनिक केस है, ये सब चीज़ें भी हमें डायग्नोसिस से पता चलती है। फिर फाइंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स, कि अब हम क्या करेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कि जो सिम्टम्स हैं वो कैसे डेवलप हुए, उसके हेल्प से हम फ्यूचर में प्रोग्नोसिस भी कर पाएंगे। हमें पेशेंट की जो अंदर का स्टेट है वो भी पता चलेगा कि सोरा से डायरेक्ट सिफिलिटिक स्टेट में आ रहा है पेशेंट या फिर सोरा में ही रह रहा है, मतलब क्या टेंडेंसी है एक्चुअली पेशेंट की। एनालिसिस एंड इवेल्युएट द सिम्टम्स, फिर हम क्या करेंगे कि एनालिसिस करेंगे और सिम्टम्स को इवेल्युएट करेंगे। एनालिसिस करना यानी कि जो भी सिम्टम्स है उसको कंसीडर करना, फिर जो भी 3 मार्कर्स है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस से देखना कि वो सिम्टम्स तो टोटलिटी में मेडिसिन में रेमेडी कवर करनी ही चाहिए। सो इसीलिए एनालिसिस एंड इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स, दिस इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डेवलपिंग रेपो विद द पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे, आप उसका इमोशनल स्टेट समझ पाओगे और उसकी हिस्ट्री अच्छे से समझ पाओगे, ताकि आप उसकी कोई भी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी डिफाइन कर पाओ कि ये सबसे ज्यादा तकलीफदायक है पेशेंट के लिए या फिर ये चीज है, और उसके बेसिस पर ही आप एनालिसिस और इवेल्युएशन कर पाओगे।
फिर 9th पॉइंट इज कीप द सिस्टमिक रिकॉर्ड ऑफ द केस। फिर आप जो भी केस ले रहे हो उसका एक रिकॉर्ड रखोगे अपने पास। क्यों? क्योंकि दिस इज़ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि आप फ्यूचर में जब भी पेशेंट फिर से आएगा तो आपको ये सारी डिटेल फिर से ना लेनी पड़े। आपके पास एक रिकॉर्ड होगा तो आप देख पाओगे कि कौन सी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हुई है, कौन सी चीज़ें हैं वो अभी ठीक नहीं हुई है। तो सारी फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल है। फिर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिसीज टेक अ लॉन्ग टाइम। एफोरिज्म 148। सो जो क्रॉनिक केस है, अगर क्रॉनिक डिसीज है तो उसकी ट्रीटमेंट में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, तो इसीलिए आपको रिकॉर्ड रखना इम्पॉर्टेंट है। सो सिम्टम्स टोल्ड बाय द पेशेंट हैव टू बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और इसीलिए जो भी पेशेंट बता रहा है वो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑफ द क्योर। और ये आपको डायरेक्शन ऑफ द क्योर को देखने के लिए भी हेल्प होगा। डायरेक्शन ऑफ द क्योर इज नेचर Hering's law of cure, जो है about downward, within to outward, then from most important organ to least important organ, and in the reverse order of symptoms appearance. So ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्शन ऑफ क्योर देखने के लिए भी हेल्पफुल होगी। रिकॉर्ड कीपिंग ऑल्सो हेल्प्स इन रिसर्च ओरिएंटेशन। और फिर अगर आपके पास आपके सारे केसेस के रिकॉर्ड है तो फिर आप इन फ्यूचर कुछ भी रिसर्च कर रहे हो किसी पर्टिकुलर केस पे और उसके आपके पास 50 केस है तो फिर आप उस पर कुछ रिसर्च भी अपनी दिखा सकते हो। रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए भी रिकॉर्ड कीपिंग इज इम्पॉर्टेंट। 10th इज प्रिडिक्ट द प्रोग्नोसिस ऑफ द केस। फिर आप प्रोग्नोसिस जो है केस का उसको भी प्रिडिक्ट कर पाओगे अगर केस टेकिंग आपने अच्छे से किया है तो। 11th पॉइंट इज द ट्रिनिटी ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्यों करना है? फॉर द 3 टाइप के डायग्नोसिस हैं, कैसे करने हैं? फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस, मियाज्मेटिक डायग्नोसिस एंड डिसीज डायग्नोसिस। 3 तरह के डायग्नोसिस के कैसा है? पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस, मियाज्म कौन सा है, मियाज्मेटिक डायग्नोसिस, डिसीज कौन सा है, डिसीज डायग्नोसिस। फाइनली टू सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरकरेंट और एक्यूट रेमेडीज फॉर द पेशेंट इन ऑर्डर टू मैनेज द केस इफेक्टिवली। और फिर एट द लास्ट आप क्या करोगे? कोई भी रेमेडी दोगे पेशेंट को, तो कोई भी रेमेडी चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, इंटरकरेंट हो या एक्यूट रेमेडी हो पेशेंट के लिए, आपको केस को मैनेज करने के लिए भी केस टेकिंग आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है केस टेकिंग के वो हमने समझ लिया अभी। टू गेट द knowledge of the disease, perceive the dynamic state of the patient, to understand the surrounding of the patient and his reaction to it, finding the totality symptoms of the patient, finding the nature of the disease, finding the causative factor in the disease की क्या चीज़ें हैं, कौन सा causative factor है, finding the development of the symptoms, analysis and evaluation of the symptoms, keep the systemic record of the case, predict the prognosis of the case, trinity of diagnosis and finally selection of the remedy। तो ये टोटल 12 पॉइंट्स है या फिर 12 ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम है केस टेकिंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं डूज, यानी कि व्हाट कैन बी डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स गेट एंड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।